It is calculated with respect to volume of O2. ठीक है, it is calculated with respect to volume of O2 liberated by decomposition of H2O. उसको ना अपन शॉर्ट में मतलब सीधी सीधी बात करते हैं, क्योंकि कोई अपन को डेफिनेशन थोड़ी लिखने के लिए बोल रहा है कि क्या करना है। देख भाई, सीधी सीधी बात है, मतलब एक बात पता है कि अगर H2O2 का डिकम्पोजिशन होगा ना तो H2O बनेगा और O2 बनेगा। अगर आप मोलर रेशियो को कोरिलेट करने की बात कर रहे हो तो हमें पता है, आपको बताने की जरूरत है कि H2O2 के अगर कितने मोल्स हैं तो O2 के कितने मोल्स होंगे, ये सब हमें पता है। आप कुछ नया है तो बता दो, हमें कोई प्रॉब्लम। H2O2 actually it will be a liquid और O2 is a gas। अगर आप मुझे इसके मोल्स दे दो, मैं इसके मोल्स बता दूंगा, वेट बताना है वेट बता दूंगा, जो बताना है बता दूंगा, आप बता दो करना क्या है। Actually volume strength of H2O2 होता है that is calculated by volume of O2 liberated on decomposition of 1 ml of H2O2। अगर इसके 1 ml से कितना O2 लिबरेट होगा, कितना वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेट होगा, वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेट होगा, उसको कहते हैं अपन वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ O2। ठीक है, तो ठीक है, आप बताओ मतलब करना क्या है, अपन करते हैं। तो उसको बनाते कैसे अपन क्या कहते हैं कि भाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, अगर इसका नॉर्मलिटी गिवन है, नॉर्मलिटी ऑफ H2 है, ये अपन को गिवन है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ, थोड़ा सा अपन बना लेते हैं, ऑफ 1 ml of N normal, H2O2 will be equal to 1 into N divided by 1000 होता है। H2O2 का इन्फेक्टेड 2 होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 कितना हो जाएगा, अपन मोल्स में भी कैलकुलेट, मोल मोलारिटी होता तो मोल्स ही कैलकुलेट कर लेता सीधा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 ml of N normal H2O2, तो अपन कहेंगे भाई N डिवाइड बाय 1000 है। अगर आप N फैक्टर ये बोल रहे हो तो मैं इसको N फैक्टर से डिवाइड कर लेता हूं। तो नॉर्मलिटी को N फैक्टर से डिवाइड करोगे तो मोलारिटी बन जाता है, तो ये मोल्स हो गए। अभी अपन लिखेंगे मोल्स ऑफ, मेरे पास इसके मोल्स आ गए 1 ml में of this normality। So moles of O2 liberated by H2O2। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, अगर मेरे पास मोल्स हैं तो कितने मोल लिबरेट होगा, वो भी मेरे पास है भाई। ये तो हो गए मोल्स, ये हो गए कितने मोल्स O2 के लिबरेट हो गए। ठीक है भाई, आगे बताओ करना क्या है। अब अगर O2 के मोल्स आ गए और मुझे कैलकुलेट करना है व्हाट इज द, क्या कैलकुलेट करना है अपन को, वॉल्यूम ऑफ O2। तो अपन कहेंगे तो भाई वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेटेड एट STP। तो क्या करेंगे अपन, तो अपन कहेंगे भाई n किसका था, H2O2 का, डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/2 और 22400 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये ml में था ना इसलिए अपन ने वो ml में लिया। दिस कम्स आउट टू बी 5.6 इनटू नॉर्मल। ये नॉर्मलिटी किसका था, H2O2 का था, एंड दैट इज इक्वल टू, इसी को कहते हैं अपन वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का इसी मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेटेड एट STP बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 अपने पास कैसे अपन को बताना है, वो अपन को बता देंगे, राइट ना, कैसे अपन बताएंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 वो। तो अपन क्या करेंगे भाई, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 होता है 5.6 into नॉर्मलिटी ऑफ H2O2, because this 5.6 into नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 comes from volume of O2 liberated by decomposition of 1 ml of H2O2। तो ठीक है भाई, अपन को पता चल गया कि भाई अपने पास जो भी गिवन होगा, हमें वॉल्यूम ऑफ O2 अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं वो पता चल गया।
ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करो भाई, क्वेश्चन कैसे एक्चुअली इस वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को हम दूसरे थोड़े डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। वो क्या करता है, वो कहते हैं कि जैसे अपन को लैब में ना वो ऐसे बॉटल्स वगैरह रखे होते हैं, उस बॉटल पे लेबल होगा, सपोज ये बॉटल है और इस पे एक लेबल है ऐसे, और ये तो बॉटल है, तो इसमें लेबल लगा के रखा हुआ है 10 वॉल्यूम H2O। 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब है कि 1 ml ऑफ H2O2 से 10 ml ऑफ O2 लिबरेट होगा। तो अगर लेबल पे लिखा हुआ है 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2, इसका मतलब है कि 1 ml H2O2 से 10 ml ऑफ O2 लिबरेट होगा। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है भाई, तो आपने मुझसे कहा इधर वॉल्यूम ऑफ O2 मुझे पता चल गया, इसका मतलब क्या हुआ, 1 ml of H2O2 gives 10 ml of O2 on decomposition। ये मैंने ऐसे कर लिया, तो इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ O2 जो यहाँ पर वॉल्यूम्स में लिखा होगा वही वॉल्यूम ऑफ O2 हो गया, 10 ml हो गया। अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ O2 पता है तो मैं नॉर्मलिटी ऑफ O2 बता सकता हूँ कितना होगा, तो देयरफॉर नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी, तो अपन कहेंगे भाई 10 will be equal to 5.6 into नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 आ जाएगा। ये लो भाई, मतलब ये एक तरीका हो गया नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 कैलकुलेट करने का, दैट विल बी इक्वल टू 10 by 5.6 हो जाएगा। लो भाई, तो अपन ने ना इसको नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 जो कैलकुलेट करना होता है, जो डायरेक्टली अपन को नहीं गिवन होता है, ऐसे लिखा हुआ था, तो अपन उसे कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 में या तो अपन को कहेंगे ऐसा लिखो H2O2 को, तो अपन कहेंगे ठीक है, इसको नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 निकालते हैं, 5.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू आएगा वही वॉल्यूम ऑफ O2 है, उसी को ऐसे लिख दूंगा, क्योंकि जब मुझे ऐसे गिवन है तो मैंने इसी 10 ml जो लिखा हुआ है इसी को वॉल्यूम ऑफ O2 ले लिया, और वॉल्यूम ऑफ O2 आया तो मैंने कहा कि भाई नॉर्मलिटी बता सकता हूं फिर मैं, तो दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2। तो अगर किसी क्वेश्चन में अपन को नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 गिवन है तो अपन उसको 5.6 से मल्टीप्लाई करके बता देंगे व्हाट विल बी द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अगर मोलारिटी गिवन है तो 11.2 ले लूंगा, क्योंकि मोलारिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना अपन को आता है, तो अपन बता देंगे हाउ टू राइट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। सर जब भी हम लोग को वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है तब नॉर्मलिटी की बात होगी ना H2O2 की। बिल्कुल बिल्कुल। अब अपन एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, तुम लोग जल्दी से लिख लो, रादर देन कि मैं लिखूं और फिर उसके बाद बताऊं, मैं बोलता हूँ तुम लोग लिख लो फटाफट, है ना, क्योंकि अपन को एक बार पता चल गया वॉल्यूम ऑफ O2 is equal to normality of H2O2 into 5.6 is equal to volume strength of H2O, volume strength of H2O। अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ O2 is equal to molarity of H2O into 11.6, क्योंकि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलारिटी इनटू n फैक्टर, और n फैक्टर उसका 2 है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मोलारिटी हो गया, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O। अब मोलारिटी कैलकुलेट करने के अपन को नॉर्मलिटी का भी फार्मूला पता है, मोलारिटी का भी फार्मूला पता है, तो अगर मान लो जैसे ऐसे गिवन होता 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2, उसकी नॉर्मलिटी बताओ अपन बता देंगे, मोलारिटी बताओ अपन बता देंगे, कोई प्रॉब्लम। इवन अपन अगर अपन को गिवन होगा ना ऐसे कि भाई कोई वेट वगैरह गिवन है कि मेरे पास, अच्छा ठीक है, एक सॉल्यूशन है और उस हमें क्या फर्क पड़ेगा कैसे बनाऊं, हमें गिवन है कि भाई इसमें कितने ग्राम ऐड किया, मैंने 5 ग्राम ऐड किया इन, सपोज कर लेते हैं 200 ml ऑफ वाटर, बताओ वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना होगा, तो अपन कहेंगे आपने ग्राम दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, H2O2 का नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर लेता हूं, 5.6 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर बताओ। इसमें बिल्कुल कोई फायदा नहीं कैलकुलेट कर, क्योंकि नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। H2O2 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिडॉक्स रिएक्शन में भी इसके क्वेश्चंस हो सकते हैं, किसी रिडॉक्स रिएक्शन में अपन इक्विवेलेंट इक्वेट करवाएं और उसके बाद इसका नॉर्मलिटी कैलकुलेट करवा के आपसे कैलकुलेशन करवा देंगे। तो चलो मतलब एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं, आप लोग लिखो जल्दी से। 25 ml of H2O2, 25 ml of H2O2 solution requires 25 ml of H2O2 solution requires
50 ml of 0.1 molar KMnO4 for complete reaction. 50 ml of 0.1 molar KMnO4 for complete reaction in acidic medium. 50 ml of 0.1 molar KMnO4, 0.1 molar KMnO4 for complete reaction. Calculate volume strength of H2O. Calculate the volume strength of H2O. Calculate the volume strength of H2O. Calculate the volume strength of H2O2 and the strength of solution. Calculate volume strength of H2O2 and the strength of solution. Volume strength of H2O2 and the strength of solution. कितना आया? इसको हटा, इसकी अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन ये भी अपन को पता है क्या। देख, सीधी सीधी बात है, आप लास्ट क्लास से मुझे पढ़ाते आए, equivalent of H2O2 is equal to equivalence of KMnO4. इसके इक्विवेलेंस 25 into normality divided by 1000 है, और इसके इक्विवेलेंस आपने 50 ml दे रखा है, 0.1 मोलर दे रखा है, डिवाइड बाय 1000 दे रखा है, और मल्टीप्लाई बाय इसका इनफैक्टर करूंगा क्योंकि ये मोलारिटी दे रखा था। इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। नॉर्मलिटी मेरे पास 1 है, therefore volume strength of H2O2 will be equal to normality into 1. Normality तो 1 आया मेरे पास, तो इसको लिखूंगा 5.6 वॉल्यूम। अब आपने कहा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अलग होता है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आप मुझे ग्राम पर लीटर में बताओ ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अपन क्या करेंगे, नॉर्मलिटी कितनी है अपने पास 5.6, ये तो नॉर्मलिटी है, अपन को बताना है ग्राम पर लीटर, तो अपन को पता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू द वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट बनाया ना नॉर्मलिटी। हाँ, नॉर्मलिटी बनाया, मैंने कहा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी बताओ, नॉर्मलिटी तो बनाया था मैंने, लिखा है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में अपन को बताना है, तो अपन कहेंगे नॉर्मलिटी ये 1000 डिवाइडेड बाय अपन लिखेंगे क्या, वॉल्यूम। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये तो वेट पर लीटर लिखेंगे तो इसको हटा देंगे, उसको कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आ जाएगा नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मलिटी अपने पास 1 है और इक्विवेलेंट वेट उसका 34 एंड फैक्टर इज 2, सो दैट इज 17 ग्राम पर लीटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अगर पूछा है तो अलग बात होता है, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा है तो अलग बात होता है, दोनों अलग अलग चीज, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अपन एक दूसरा क्वेश्चन लिखो, एक दूसरा क्वेश्चन लिखो। सर आवाज नहीं आ रही क्लियर। अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। तो लिखो, दूसरा क्वेश्चन लिखो। एक दूसरा क्वेश्चन है, इन अ 50 ml 50
है ना, इसको हटा देता हूं, मैं लिखता हूं, तो कभी कभी वो आवाज ऐसे डिस्टर्ब हो, इसलिए मैं कह रहा हूं इन 50 ml, और ऐसे लिख लेते हैं, in a 50 ml solution of H2O2, solution of H2O2, excess of Ki is at potassium iodide को डालते हैं, Ki and dilute H2SO4 is added, H2SO4 is added, तो ऑब्वियसली बात है Ki को ऐड करोगे तो आयोडीन लिबरेट होगा, the liberated iodine requires, the liberated iodine requires, the liberated iodine requires 20 ml of 0.1 molar of 0.1 molar Na2H2O3 for complete reaction. और रिएक्शन भी लिखूंगा तो अपन को पता है कि इट इज फॉर अ कंप्लीट रिएक्शन. Calculate the strength of solution and the volume strength of H2O. Calculate the volume strength of H2O2 and the strength of solution. Of solution. Obviously बात है strength of solution तो ग्राम पर लीटर बता दिया. ये बताना है आपको. तो अब जरा देखो कैसे करेंगे हम. सारे पार्ट आपको पता है जो क्वेश्चन में गिवन है. अगर इन दोनों के n फैक्टर्स बराबर हैं तो जब अपन रिएक्शन चेंज करेंगे तो इनके इक्विवेलेंट्स भी बराबर होंगे. मतलब आप जितने इसके इक्विवेलेंट्स अपन तो गिवन है, इसके 20 into 0.1 इसके इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय 1000 इसके मोल्स हैं. n फैक्टर इसका 1 है बिकॉज़ ये बैलेंस करोगे तो आप यहां 1 आएगा. n फैक्टर गिवन है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं. जितने इक्विवेलेंट इसके होंगे उतने इक्विवेलेंट I2 के होंगे, उतने इक्विवेलेंट इधर होंगे और उतने इक्विवेलेंट H2O2 के होंगे. So equivalents of Na2 H2O3 is equal to equivalents of H2O2. तो H2O2 के इक्विवेलेंट्स आ गए. कितने आ गए?
20 into 0.1 डिवाइड बाय 1000। इसके इक्विवेलेंस के लिए वॉल्यूम गिवन है, नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय 1000 कर लेगा। ये तो 1 से मल्टीप्लाई करके n फैक्टर 1 था, तो अपन ने इसके इक्विवेलेंस बना लिए। तो अपन क्या करेंगे, इससे ये तो हटा देते हैं भाई, ये भी हटा देते हैं अपन। तो 0.2/5 आ गया अपने पास नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी विल बी इक्वल टू 0.25, दैट इज 2/50। तो यू राइट दैट 2/50 का मतलब हो गया 1/25, 0.4 हो गया, 0.04 ना, ये आएगा, है ना, 0.04। हाँ। अब अगर नॉर्मलिटी आ गया तो आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं, और मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है तो बोलो, राइट। और अगर स्ट्रेंथ कैलकुलेट, देयरफॉर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, नॉर्मलिटी इनटू 5.6। ये तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गया। और स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 ग्राम पर लीटर में लिखना, so that will be equal to 0.04 into 17 ना, 34/2। ये ग्राम पर लीटर। ये लो भाई अपने दोनों। सर जो हमने निकाला, बोलो, जो हमने निकाला है, हमने स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 निकाला ना। ये स्ट्रेंथ है और ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। हाँ, तो हमने क्वेश्चन में आपने लिखा था कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, एक ही बात है, ग्राम पर लीटर लिखा था ना, तो ये ग्राम पर लीटर तो आएगा। मतलब सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ होगा H2O2 का भी वही होगा। इसलिए अपन कहेंगे व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ H2O फॉर सॉल्यूशन, तो अपन तो ग्राम पर लीटर ही तो कैलकुलेट करके बताएंगे अपन, ठीक है। सर समझा नहीं मुझे, मतलब सेम कैसे होगा भाई? आप एक बार बताओ, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है, मोलारिटी ऑफ H2O2 होता है? सॉल्यूशन होता है। हाँ तो ठीक है, W by molecular mass into 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये सॉल्यूशन का होगा या H2O2 का होगा? सॉल्यूशन का। ओके, सो वेट इन ग्राम पर लीटर अगर लिखना है मुझे, ये ml था, पर लीटर लिखना है तो मुझे पर लीटर के लिए ये कर लूंगा, ओके ना, पर लीटर। हाँ। ठीक है ना, तो मुझे ग्राम पर लीटर कैलकुलेट करना है, तो मोलारिटी किसकी थी, सॉल्यूशन की ना। हाँ। तो अपन को वेट किसका होगा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का वेट होगा, या मतलब सॉल्यूट का वेट पर लीटर में जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं। अगर सॉल्यूट का वेट ज्यादा डालोगे तो सॉल्यूशन का मोलारिटी भी ज्यादा, स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। हाँ। तो अगर सॉल्यूट का वेट कम डालोगे तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी कम होगा। हाँ, तो कितना ग्राम सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, उसको कहते हैं स्ट्रेंथ। हाँ सर समझा। कितना ग्राम सॉल्यूट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, उसको कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। जितना ज्यादा सॉल्यूट अपन डालेंगे उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, कंसंट्रेशन को स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से अब किसी को डाउट नहीं होगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अब इसमें ना छोटे छोटे अपन को क्वेश्चंस ऐसे गिवन हो सकते हैं, जैसे मान लो अज्यूम कर लेते हैं कि मैं एक क्वेश्चन लिखा मैंने, और मैंने आपसे कहा देखो भाई मेरे पास 20 वॉल्यूम H2O2 है। मैंने आपसे कहा चलो इसमें तुम मुझे कैलकुलेट करके बताओ मोलारिटी, तुम कैलकुलेट करके बताओ नॉर्मलिटी, तुम कैलकुलेट करके बताओ स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तुम कैलकुलेट करके बताओ इसमें फोर्थ, फिर अपन लिख सकते हैं फिर, क्योंकि ग्राम पर लीटर होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा। तुम कैलकुलेट करके बताओ कि भाई इसमें अब और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर और कुछ और H2O2 ऐड करेंगे, थोड़ा और H2O2 ऐड कर देंगे तो बताओ स्ट्रेंथ में क्या चेंज आएगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन अगर अपन को मिलेंगे तो बता दें भाई, अगर एक बार आपने मोलारिटी कैलकुलेट कर लिया या नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर लिया, तो और वेट ऐड करोगे तो कितना चेंज हो जाएगा, कंसंट्रेशन पता चल जाएगा, उससे अपन स्ट्रेंथ वापस कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि अपन को मोलारिटी तो पता ही है या नॉर्मलिटी,
तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर ये पता चल गया, आप और ऐड करोगे मैं मोलारिटी चेंज कर दूंगा, मोलारिटी चेंज करोगे मैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ चेंज कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मोलारिटी ऑफ H2O2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 या वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो उस टाइप से अपन को क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम कर लेंगे भाई। ये छोटे छोटे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं और मेंस में अपन को इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। छोटा मोटा कोई ऐसे क्वेश्चन अपन को मेंस में पूछ लेंगे। और रिडक्स वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया, वो जो जिसको अपन क्या बोलते हैं, आइडोमेट्री बोलते हैं। तो आइडोमेट्री वाले क्वेश्चन एडवांस में हो सकते हैं। दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O। अब एक होता है परसेंटेज ऑफ SO3 इन वॉल्यूम ऑफ SO3 इन वॉल्यूम। तो अपन कहेंगे देख भाई, वॉल्यूम में अगर मुझे परसेंटेज ऑफ SO3 कैलकुलेट करना है तो पहले तो अपन को पता है वॉल्यूम होता है H2S2O7। अगर अपन H2S2O7 को चेक करें तो H2S2O7 जो है आपके अपन को जो गिवन है, दैट इज नथिंग बट एक तो उसमें H2SO4 है और उसमें SO3 अपन ने डाल दिया। एक इक्वेशन ही अपन को हमेशा पता रहता है। अगर मेरे पास SO3 है तो मैं इसमें पानी डाल के बना सकता हूं H2SO4, जैसे अपन बनाते हैं। अपन कहते हैं वॉल्यूम में ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालना सो दैट कि आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिल जाए, वो अपन लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास H2S2O7 है और इसमें पानी डालूंगा तो वो पानी क्या बना देगा, मुझे 2 H2SO4 बना देगा। तो अपन कहेंगे एक H2SO4 से तो पहले से रहा होगा इसमें, ये वाला H2SO4 तो जो इसमें SO3 रहा होगा ना, उसको H2SO4 में कन्वर्ट किया होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए अपन इसमें एक बात तो ये कि अगर मान लो अपन से कोई पूछेगा कि इसमें अपन को वेट ऑफ सैंपल गिवन है, अगर मान लो अपन को गिवन है कि भाई W ग्राम, या अपन ने कहा 2 ग्राम H2S2O7 गिवन है, तो 2 ग्राम में बताओ कितना परसेंट SO3 है। तो अपन कहेंगे बड़ा इजी है बेटा, तो ये 98 होता है, ये 80 ग्राम होता है, सम करते हैं तो ये 178 ग्राम। 178 में 80 ग्राम होता है तो 2 ग्राम में कितना ग्राम होगा, परसेंटेज कैलकुलेट करके बता दूंगा, वो हमें कोई। अगर आपने इसको सपोज 2 ग्राम लिया हुआ है और अपन से कहा गया कि बताओ इसको मैंने NaOH से रिएक्ट करवाया, तो जब मैं इसको NaOH से रिएक्ट करवाऊंगा तो मुझे NaOH के कंसंट्रेशन गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टोटल कितना है इसका 2 ग्राम। तो अपन कहेंगे ठीक है, आपने इसका 2 ग्राम मुझे दिया और फिर आपने कहा कि मैंने इसको NaOH से न्यूट्रलाइज किया। इसके लिए मुझे नॉर्मलिटी गिवन है, इसका वॉल्यूम गिवन है, 1000 गिवन है, ये मुझे गिवन है, मतलब इक्विवेलेंट्स गिवन थे मुझे NaOH के। तो मैं कहूंगा जितने इक्विवेलेंट्स के उतने इक्विवेलेंट्स के। अपन क्या करेंगे, इसे मैं ऐसे डिवाइड कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे डिवाइड कर लूंगा SO3 और SO3। तो मैं इसको ले लूंगा x ग्राम या इसको 1 - x ग्राम ले लेता हूं, और इसको मैं 2 - x ग्राम ले लेता हूं, इसको x ग्राम ले लेता हूं। भाई ले लो, क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक H2SO4 है और एक SO3 है, ये अपन को पता है। NaOH दोनों से रिएक्ट करेगा, लेकिन इसके इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे 2 - x डिवाइडेड बाय 98/2 और इसके इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे कितने, x डिवाइड बाय 80/2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। अगर आप नॉर्मलिटी और वॉल्यूम मुझे दे रहे हो तो मुझे आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि वहां पर x कितना होगा, मैं खुद कैलकुलेट कर लूंगा और x आ गया तो परसेंटेज आ गया। इस टाइप की क्वेश्चन सॉल्व करने में अपन को कोई डाउट नहीं होगा। तो एक तो अपने पास यूनिटरी मेथड था कि इतने ग्राम से इतने ग्राम, 2 ग्राम से कितने ग्राम, परसेंटेज बता दूंगा। एक आपने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, क्योंकि ये एसिड भी था, तो ये एग्जांपल ये पार्ट मुझे गिवन था, इसलिए अपन क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाए बड़े इजीली। क्वेश्चन 1 हो गया इस टाइप से। अपन कंसेप्ट को क्वेश्चन के फॉर्म में ही कंसेप्ट लिख ले रहे हैं। अब अगर मान लो मुझे ऐसे गिवन है, सपोज कर लेते कैलकुलेट
the percentage of SO3 in 109% of oleum. ठीक है भाई, तो अपन क्या करेंगे, ये 109% मतलब कि भाई परसेंटेज तो 100 होता है, तो इधर 109% means when or we can write that 9 gram of water is required to 100 gram of oleum, so that it will convert into H2SO4. Convert into H2SO4. ये मतलब होता है उस 109%, मतलब जो 100 से ज्यादा पार्ट लिखा हुआ है वो उतने ग्राम वाटर, मतलब ये मींस 109% means 9 gram of water is added to 100 gram of oleum to convert into H2SO4. मतलब अगर ओलियम जो अपन को गिवन है, इसका 100 ग्राम में कितने ग्राम वाटर डालें कि दोनों H2SO4 हो जाए? एक H2SO4 तो पहले से था, तो अपन को ये पता चल गया भाई एक H2SO4 तो पहले से था, एक और बना होगा, वो किससे? जो इसमें SO3 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जितने मोल्स वाटर के यहां रिक्वायर्ड होंगे उतने ही मोल्स SO3 रहा होगा, क्योंकि अगर इसके 100 ग्राम के लिए 9 ग्राम वाटर ऐड करना पड़ा H2SO4 ऐड करने में, तो 9 ग्राम का मतलब है जितने मोल्स इसके होंगे उतने ही मोल्स इसमें SO3 रहा होगा। तो मुझे पता है कि भाई देख, अगर 9 ग्राम ऑफ वाटर ऐड करने से ओलियम H2SO4 में कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब वाटर के मोल्स हो गए 9 ग्राम से हाफ मोल्स। अभी जितने मोल्स वाटर के होंगे उतने ही मोल्स SO3 के होंगे। मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू मोल्स ऑफ SO3। सो SO3 के मोल्स मुझे पता चल गए, मोल्स ऑफ SO3 पता चल गया, तो ये मोल्स हैं, तो मुझे मास भी पता चल गया। दैट इज इक्वल, देयरफॉर मोल्स ऑफ H2O कितने हो गए? 9/8, दैट इज 1/2 मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ SO3। तो मास ऑफ SO3 कितना है? तो अपन कहेंगे भाई देख 1/2 into 80 हो गया, ये 1/2 आ जाएगा, तो 40 ग्राम आ गया, 40 ग्राम आ गया। तो अपन क्या कहेंगे, देख भाई सैंपल लिया था अपन ने 100 ग्राम, 9 ग्राम ऐड करना पड़ा ताकि वो सारा का सारा H2SO4 में हो, तो उस 100 ग्राम में कितने ग्राम SO3 वो मुझे पता चल गया। तो 100 ग्राम में जितना SO3 होगा वही उसका परसेंटेज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओलियम में कितने मोल्स वाटर डालना है ये मुझे गिवन होना चाहिए, और मोल्स ऑफ वाटर मुझे साफ साफ दिखता है जब आप परसेंटेज लिखते हैं। 100 से ज्यादा जो भी आपने ऐड किया है, इसका मतलब है कि वो मास ऑफ वाटर है जो हमने ऐड किया है SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट कर। ये है परसेंटेज ऑफ SO3। अब कुछ भी दे दो, आपकी मर्जी, मैं कहूंगा मैं तो 113 लिखूंगा, लिखो 113, इसका मतलब 13 ग्राम वाटर डाला, परसेंटेज कैलकुलेट करो। आप 102 लिखो, हम कहेंगे 2 ग्राम वाटर ऐड किया, वाटर का 2 ग्राम होगा तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा SO3 का कितना परसेंटेज, आप सैंपल में बता दें। मेरे ख्याल से अपन सबका समझ में आ गया कि व्हाट इज परसेंटेज ऑफ SO3 इन ओलियम। अब मेरी मर्जी, मैं तो किसी और कंपाउंड, SO3 क्या, मैं तो किसी और ऐसे कंपाउंड को बना लूंगा जिसको ऐड करके आप पानी को, मेरी मर्जी, मैं तो कहूंगा इसमें बताओ कितना P2O5। इससे अपन एक निकाल देते हैं ऐसे, H2PO4 निकाल दिया अपन, क्या बचा?
बताओ इसमें PO3 कितना परसेंट है और इसका परसेंटेज दे देता हूँ 103%। ठीक है, मतलब 3 ग्राम पानी डाला, जितने ग्राम पानी डाला उतने मोल्स ऑफ पानी आ गया, मोल्स ऑफ पानी आ गया तो इसके मोल्स आ, मतलब बनाऊंगा मैं थोड़ा सा बैठ बैठ के, तो किसी से भी सर बना सकते हैं। हाँ बोलो। सर जब भी हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं ना, मतलब लास्ट में, तभी हम लोग वाटर को कंसिडर नहीं करेंगे ना उसमें? नहीं, तभी तो ये लिखा हुआ ना साफ साफ कि आपने मास ऑफ वॉल्यूम कितना लिया था, 100। 100 ग्राम, हाँ ठीक है। तो हाँ, मास ऑफ वॉल्यूम का मतलब है कि उसमें टोटल ये दोनों 100 हुए ना, मास ऑफ वॉल्यूम का मतलब। हाँ सर। तो अगर इसका वेट आ गया तो जब सैंपल का मास ही 100 था तो परसेंटेज अपने आप आ गया। हाँ सर, समझा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मतलब मैं क्वेश्चन कुछ भी फ्रेम कर सकता हूं, आपको थीम समझ में आनी चाहिए कि भाई किसका, मतलब जो एनहाइड्रस वाला पार्ट है उसके मोल्स पानी के मोल्स के बराबर होंगे हमेशा। आप चाहे किसी से भी क्वेश्चन बनाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर किसी को बना परसेंटेज ऑफ SO3 है, एडवांस में वो थोड़ा चेंज कर लेंगे, उनको लगेगा जब स्टूडेंट SO3 के बारे में बता सकता है तो H3PO4 के बारे में बता सकता है। तो अपन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ SO3 इन वॉल्यूम। अपन को पता चल गया कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट परसेंटेज। ये आपका इक्विवेलेंट कंसेप्ट वाला पार्ट सारा का सारा खत्म हो। अब इसमें कितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप सॉल्व करो, इससे अपन को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शीट को जरूर सॉल्व करना, क्योंकि बहुत सारे इफ एंड बट जो होते हैं, शीट तो सभी चैप्टर है, मतलब क्योंकि सभी चैप्टर के लिए जब आप शीट सॉल्व करोगे तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जब आप शीट सॉल्व करोगे, तो बेटर है कि अपन शीट सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं अपन, सरफेस केमिस्ट्री को खत्म कर देते हैं। सर एक क्वेश्चन डाला था ग्रुप पे। ग्रुप पे क्वेश्चन डाला था और तू बार बार ऐसे क्यों लिख देता है यार, AYD सर। वो कोई आंसर ही नहीं कर रहा था। है एक्चुअली मेरी सुबह से क्लास चल रही थी ना, अब मैं सोचूं क्वेश्चन सॉल्व करूं, मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक मिनट है। एक मिनट है। हाँ, हर बार मतलब, चल ठीक है। अब इसमें ना अपने पास पता है क्या गिवन है, चलो क्वेश्चन ऐसे था, हाँ, ये एस्टर है। अब देखना, तू चाहता था कि मैं इसको ऐसे करूंगा, मैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊंगा और यहाँ पर सी और यहाँ पर CH2OH, तो ठीक है, देखते हैं। NaBH4 इसका कुछ नहीं कर सकता, NiH2 इन दोनों का कुछ नहीं कर सकता, NaBH4 इन दोनों का कुछ नहीं कर सकता, इसको ए वाला तो गया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, इसको अमाइंस में कन्वर्ट कर देगा, सेकंड भी गया। B2H6THF इसको भी रिड्यूस कर देगा, इसको भी रिड्यूस कर देगा, और इसको CN है तो अपन उसको रिड्यूस कर सकते हैं, बट डाइबल H भी गिवन है और फिर कह रहा है कि वो भी। सर CN को कैसे करेगा B2H6, मतलब वो तो NTHF।
B2H6 इसमें अगर एसिडिक एसिड अज्यूम कर लें अपन तो कर देगा, बट सिर्फ मतलब B2H6 आपने एक बार बोला था कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को B2H6 CH3COH करता है, इसके साथ करता है 0 हाँ, डिग्रीज पे। अगर ये है तो करेगा, तो वो तो ये नहीं है। साइनाइड वाले ट्रिपल बॉन्ड को भी करेगा वो? साइनाइड वाले ट्रिपल बॉन्ड को सर आपने रिड्यूस, CH3COH तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C का बताया था, CN का तो रेड्यूस हाँ करता है क्या? नहीं CN रिड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि CN को अगर रिड्यूस करेगा ना, तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो उन्हीं को रिड्यूस करेगा, CN को रिड्यूस नहीं करेगा, और वो भी तब जब एसिडिक एसिड होगा तो मैं इसको रिड्यूस नहीं कर सकता, तो इसको मैं करवा लेता हूँ रिड्यूस अल्कोहल में, COH में, है ना, मतलब थर्ड हाँ वाला। सर। ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर हो गया COH अल्कोहल, ये भी अल्कोहल हो गया, और इधर C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। डाइबल H से मैं इसको CHO में कन्वर्ट कर दूंगा, ये CH2H था, ये दोनों ही रिड्यूस हो गए थे ना। डाइबल H से मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा एल्डिहाइड में हो जाएगा। COCl CHO में ना, डाइबल H से, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करूंगा। हाइड्रोलिसिस करूं किसका, किसी का भी हाइड्रोलिसिस। आप समझ गए। अब नेक्स्ट वाले में फिर B2H6 है और SNHCl है, B2H6 है और SNHCl है। अब अगर मान लेते हैं, क्योंकि अपन को इसमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना। अब एक मिनट है, अब इसको और इसको अगर अपन चेक करें फोर्थ वाले को, तो फोर्थ वाले के हिसाब से वो कह रहा है पहले B2H6 है और बाद में अपन SNHCl है, SnCl2HCl है, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस है। इसका मतलब है इसको रोक के इन दोनों को रिड्यूस किया, तो ये रिड्यूस नहीं हुआ, ये रिड्यूस हो गया, और B2H6 कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करता है। और फिर अपन ने इससे सेकंड स्टेप में ये वाला रिएक्शन, और सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप में ये दोनों। अगर अपन इसकी बात करें तो ये अपन से कह रहा है कि फर्स्ट स्टेप में आप B2H6 से रिएक्ट करो, सेकंड स्टेप में आप डाइबल H से रिएक्ट करो। तो मुझे ये पता चल गया, अगर डाइबल H से रिडक्शन की बात कर रहे हो आप, तो डाइबल H एस्टर को रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड इसको भी रिड्यूस करेगा, और थर्ड मेरे पास आ जाएगा। अब एक मिनट रुक ना, अपन को ऑप्शन के हिसाब से बताना है, इसलिए मुझे बोलने देना थोड़ा सा, फिर तुम्हारा जो भी क्वेश्चन हो ना वो तुम लिख के रखना कि सब सर से मैं क्रॉस क्वेश्चन ऐसे करूंगा। अगर मान लो वो मुझसे कह रहा है, मुझे पता है डाइबल H ये भी रिड्यूस करता है, ये भी रिड्यूस करता है, और बाद में ये हाइड्रोलिसिस कर रहा है थर्ड स्टेप में, उधर भी थर्ड स्टेप हाइड्रोलिसिस, मतलब ये स्टेप लिखा है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं हाइड्रोलिसिस से इसको कन्वर्ट करूंगा, तो डाइबल H से रिड्यूस में इसको करूंगा, और B2H6 से रिड्यूस में इससे करूंगा। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आएगा, तो सर एक बात बताओ, जो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर रहा होगा वो इसको क्यों नहीं रिड्यूस कर रहा? जो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर रहा होगा वो इसको क्यों रिड्यूस नहीं करेगा, आप ये बताओ। बिल्कुल, जो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा वो उसे रिड्यूस तो करेगा। मतलब ये मुझसे चाहता है कि इससे मैं इसको रिड्यूस करवा दूं। अगर ये CH2OH रिड्यूस करेगा तो विल गेट दिस, उसके बाद मैं डाइबल H से रिड्यूस करूं तो एस्टर को CHO में कन्वर्ट कर लिया, और हाइड्रोलिसिस से ये बना लूंगा।
ये मेरे पास बनेगा। अब अगर ये इसको रिड्यूस करेगा तो इसको भी रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही रिड्यूस होंगे। जो इसको रिड्यूस कर सकता है वो इसको रिड्यूस जरूर करेगा। जो इसको रिड्यूस कर सकता है वो इसको रिड्यूस जरूर करेगा। तो ये भी रिड्यूस हो गया, ये भी रिड्यूस हो गया। अब आप चाहते हो, इसमें डाइबल एच यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको प्रोडक्ट चाहिए ये वाला। तो मैं क्या एज्यूम करूं कि B2H6 अगर मान लो इसको रिड्यूस ना कर पाए, इसको रिड्यूस कर ले, क्योंकि B2H6 भाई ये ज्यादा स्ट्रांग है, ये कम स्ट्रांग है। इसको तो मुझे रिड्यूस, जो उसको रिड्यूस करेगा इसको रिड्यूस तो करेगा ही करेगा। जो उसको रिड्यूस करेगा वो इसको रिड्यूस करेगा ही करेगा। अगर मैं इसको रिड्यूस ना कर पाऊं, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांग है ना, इसको रिडक्शन के लिए मुझे ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, मैं इसको रिड्यूस करवा लेता हूं और फिर इससे हाइड्रोलिसिस कर लेता हूं, तो मेरा काम बन जाए। यहां अगर मैं इसको रिड्यूस करवा देता हूं तो फिर इसका क्या काम है? इसको CHO बना देगा, मान लेते हैं अपन कि भाई ये भी यहां इस वाले पार्ट में भी अपन ने इसको रिड्यूस नहीं किया, तो इसका रोल क्या होगा? इसको CHO में कन्वर्ट करना, और इसका रोल होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना। तो मेरे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बचे, जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन B2H6 तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है ना, वो तो अपन ने लिखा हुआ है। अब तुम बोलो। सर आपने अभी बोला कि B2H6 जो है वो दोनों को रिड्यूस कर सकता है, तो फर्स्ट स्टेप में दोनों रिड्यूस होंगे ना? हाँ वही तो, लेकिन अपन को डाइबर एच ऑप्शन के दिया था। साइनाइड को रिड्यूस करके CHO में कन्वर्ट कर देगा। B2H6 अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, इसको भी रिड्यूस करके, इसको भी रिड्यूस करके, वो कर रहे थे अपन। हाँ, और साइनाइड को डाइबर फिर एच डाइबल कन्वर्ट कर एच का देगा क्या रोल एल्डिहाइड में। होगा? फिर डाइबर डाइबल एच एच क्या साइनाइड करेगा को ना, देख। रिड्यूस कर देगा एल्डिहाइड में। हाँ, तो साइनाइड को क्या बनाएगा? CHO ना। हाँ, तो हाइड्रोलिसिस का क्या? इसका कुछ भी नहीं, फिर अपन को प्रोडक्ट तो नहीं मिला। लेकिन ऐसा ही होना चाहिए ना, मतलब अगर B2H6 C डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक नहीं, एसिड को लेकिन कर रहा है प्रॉब्लम ये ना, उसने अपन को प्रोडक्ट दिया ना, लेकिन उसने अपन को प्रोडक्ट दिया ना, लेकिन तो प्रोडक्ट जब दिया है तो फिर कैसे रोक सकते हैं बताओ? सर अगर ऐसा बोला है कि अगर 1 इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं तो दोनों में से किसको रिड्यूस करते हैं? पहले अगर 1 हाँ इक्विवेलेंट कहते हैं तो जिसका रिडक्शन आसान है अपन उसको रिड्यूस करते हैं पहले। सर अगर एसिड को रिड्यूस करेंगे तो फिर वो तो ईस्टर तो होएगा ही होएगा ना, तो ईस्टर को करेंगे ना अगर 1 एसिड का रिडक्शन बहुत मुश्किल है, इसका रिडक्शन आसान है। हाँ, तो ईस्टर को करेंगे ना अगर 1 इक्विवेलेंट है तो हाँ, B2H6। अगर 1 इक्विवेलेंट होगा तो अपन कहेंगे एस्टर को कर दो आप रिड्यूस B2H6। लेकिन B2H6 मतलब अपन 1 इक्विवेलेंट अज्यूम करके ही बता सकते हैं कि इसको रिड्यूस कर लो, फिर इसको बना दो CHO हाइड्रो, इसको रिड्यूस कर लो पहले अपन ना B2H6 से अल्कोहल, इससे पार्शियल रिडक्शन हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिल CHO बना दो, तो ये बन जाएगा, नहीं तो नहीं, ये बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हाँ वही 1 इक्विवेलेंट लेके आ रहे हैं। 1 इक्विवेलेंट करके अगर करेंगे तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट का पूरा एक वो है ना तुम्हारे पास, एक पेज है ना वो पूरा, कौन किसको रिड्यूस करता है कौन नहीं करता, हाँ सर है। है ना? वो अपने पास है ना एक रिड्यूसिंग एजेंट वाला पेज। लास्ट मैंने आपको दिया होगा वो। पेज मतलब प्रिंटेड पेज ऐसा? हाँ, प्रिंटेड नहीं है सर। नहीं सर, आपने लिखवाया था टेबल लेकिन प्रिंटेड नहीं दिया। प्रिंटेड नहीं है, रुक जा, फिर रुको 1 मिनट, 1 सेकंड रुको, बाद में अपन मतलब कुछ कर पाए ना कर पाए। अपन रिड्यूसिंग एजेंट के पेज, रिड्यूसिंग एजेंट में आपको दे ही देता हूँ ना तुरंत। एक सेकंड रुको, रिड्यूसिंग एजेंट आप रखो अपने पास, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या है, 1100 1158 पे है, 1000
रिजिड पे लिस्ट ही भेज देता हूँ B2H6। अब जिसका मतलब मैकेनिज्म या कुछ ऐसे चाहिए होगा तो हम देख लेंगे इसका टेबल। इसमें एक तो अपन को गिवन है टेबल फॉर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, एक लिथियम एल्यूमिनम नाइट्राइड, एक लिथियम एल्यूमिनम नाइट्राइड, लिथियम एल्यूमिनम हाइड्राइड, और तो ये क्या था, ये लिथियम एल्यूमिनम ईथर में है ये। चलो मैं तुम्हें भेज देता हूँ, तो उसमें प्लस माइनस करके ऐसा एक पेज में तुम्हारे पास होना चाहिए वैसे। चलो मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें B2H6 कहाँ लिखा हुआ है, NaBH4 है, B2H6 से मैच करेगा कॉम्बिनेशन। हाँ, B2H6 कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या बोल रहे हैं, अरे बाप, मतलब इसके लिए तो प्लस लिखा हुआ है, तो मैं तुम्हें भेज देता हूँ है ना तुरंत, बाद में फिर वो ना होना, और केमिस्ट्री भेज दिया। ये लो, एक सेकंड लगेगा। प्लस माइनस करके होगा। चलो अब बताओ, भेज दिया मैंने, अगर जरूरत पड़ेगा और उसमें अगर अच्छा नहीं आएगा तो बता देना मुझे। वैसे मैंने अपनी तरफ से भेजा ठीक करके, अच्छा नहीं, अरे यार मुझे अच्छा दिख नहीं रहा अच्छा। ठीक है, तो मैं वापस भेज दूंगा उसको, अभी यही रहने देते हैं आपको। तो अभी उसमें B2H6 आप देखोगे तो फोर्थ में गिवन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो गिवन है ना अपन को, उस कार्बोक्सिलिक एसिड में प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होगा B2H6, है ना, लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन रिड्यूस नहीं होता B2H6, लेकिन उसमें ना NaBH4 डाइमेथाइल ग्लाइकोजाइम ये सब नहीं पढ़ना, सिर्फ NaBH4 से ही पढ़ना, क्योंकि उसमें अपन को ज्यादा गिवन होगा, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा नहीं रखना कि कभी कभी NaBH4 से भी अपन रिड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन उसमें सॉल्वेंट चेंज होना चाहिए, तो वो देख लेना एक बार। सर बोलो। सर साइनाइड को B2H6 रिड्यूस करता है क्या? साइनाइड को B2H6 रिड्यूस करता है क्या, मतलब वो वही है ना, एसिडिक एसिड दो, है ना, एसिडिक एसिड देना पड़ेगा ना आपको। हाँ मतलब THF में एसिडिक एसिड देना पड़ेगा ना आपको, अगर एसिडिक एसिड दोगे तो कर देंगे रिड्यूस। एसिडिक एसिड में करेगा रिड्यूस? हाँ, एसिटिक एसिड 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो रिड्यूस करेगा, और CH2NH2 में। हाँ सर समझ गए। ठीक है, सर प्लस माइनस का मतलब क्या है इसमें, किसमें? जहाँ पे प्लस और माइनस दोनों दिया हुआ है जिनके लिए? हाँ वो दोनों दोनों हो सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो कंडीशन जैसे होते हैं ना कि भाई एसिटिक एसिड हो तो कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इसमें आप NaBH4 ईथर की बात करना, बाकी NaBH4 लिथियम क्लोराइड और डाइग्लाइकोजाइम या AlCl3 डाइग्लाइकोजाइम उसको भूल जाना, क्योंकि वो अपने सिलेबस में नहीं होगा। अब ये तो पूरा मतलब स्टैंडर्ड बुक है, तो मैंने दे दिया कि जब एक पेज पे लिखा हुआ है सब तो बता देते हैं, या फिर मैं अपने हिसाब से अपन को जो रिक्वायर्ड है वो थोड़ा एक अलग से लिख के भेज दूंगा, जैसे अपन ने क्लास में पढ़ा हुआ है वही अपन को रिक्वायर्ड। सर NaBH4 से रिड्यूस करने के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लगता है क्या, मतलब डालना होता है क्या? बिल्कुल, क्योंकि क्यों? वो नेक्स्ट स्टेप में यूज होगा ना, अपन लिखते हैं ना ऐसे RCH डबल बॉन्ड O, फिर NaBH4 से H नेगेटिव निकला ना, H नेगेटिव ऐड किया, नेगेटिव चार्ज आया, तो अब आप भाई ये नेगेटिव चार्ज को तो स्टेबलाइज करोगे ना, अच्छा ठीक है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो इसका स्ट्रेंथ भी कम रहेगा फिर, क्योंकि ये सॉल्वेट होता रहेगा, सॉल्वेट होगा तो सॉल्वेट हो जाएगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा ना एज ए न्यूक्लियोफाइल। हाँ ठीक है,
तो अभी बताओ भाई, और कोई डाउट है तो? सर हमारा अमीन्स में कुछ बचा है अभी भी, क्या आपने पूरा पढ़ा दिया? अमीन में मेरे ख्याल से अपन गैब्रियल सलामाइट रिएक्शन वगैरह पढ़ चुके हैं ना? हाँ हाँ, तो फिर जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से अपन सारे ही पढ़ चुके हैं। ठीक है। वो सर अमाइंस का ऑक्सीडेशन होता है, फेंटॉस रीजन, वो सब जरूरत नहीं है ना, मतलब एमएच वन में क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से ऑक्सीडेशन, अमाइंस का ऑक्सीडेशन तो बताया होगा ना मैंने, अमाइंस का ऑक्सीडेशन। नहीं, वो फेंटॉस रीजन यूज करके करते हैं ना अमाइंस का ऑक्सीडेशन, हाँ हाँ हाँ, उस पे क्वेश्चंस है, लेकिन वो अपने सिलेबस में है क्या सर, वही पूछना था। वो कहीं क्वेश्चन नहीं मिले अपन को, कहीं क्वेश्चन ना तो उसके क्वेश्चन मिलते हैं, ना ही मेरे ख्याल से आते हैं उसके क्वेश्चन। एडवांस वगैरह, तो पढ़ा, हाँ? एडवांस में मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन, मतलब वो सिलेबस में है क्या एडवांस में? नहीं, वैसा कोई क्वेश्चन सिलेबस में है नहीं, तुम बोलोगे तो पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, डाउट होगा तो पूछूंगा, मतलब मैंने देखे ही क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे। चलेगा चलेगा चलेगा। और मतलब वो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट जो है ना, अगर मैंने पढ़ाया है हाँ, तो अपने ग्रुप में भी डाल देना वो पार्ट। आपने लास्ट ईयर भी शायद ना एमएच वन से क्वेश्चंस पूछे थे हम लोग ने, तभी आपने बताया था थोड़ा सा पार्ट। नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैंने अमाइंस अलग से पढ़ाया होगा, है ना? रेगुलर क्लास में जो मतलब वैसे होते हैं 11th-12th वाले बच्चे, उनको पढ़ा देते हैं अलग से अमाइंस, लेकिन बाकी सारे मतलब रिएक्शन पहले पढ़ चुके होते हैं, वो एक रिवीजन टाइप होता है कि भाई मैं तो ORM 1 2 3 4 पढ़ा के फिर हाइड्रोकार्बन से शुरू करता हूँ कि हाइड्रोकार्बन, एल्काइल, एलाइड, अल्कोहल, फिनॉल, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन। मतलब ORM 3 4 पढ़ाने के बाद अगर आप हाइड्रोकार्बन से शुरू कर रहे हैं तो आप तो फिर से पढ़ा रहे हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ सर। हाँ, तो ऐसे करता हूँ ना मैं तो क्लास में, रेगुलर हाँ क्लास में। हाँ सर। तो वहाँ हाँ टाइम होता है ना, बहुत सारा टाइम होता है, आप कितना भी पढ़ाते रहो, कुछ भी करते रहो, है ना? हाँ तो अगर सर। ऑक्सीडेशन वाला पार्ट पढ़ा है तो उसको क्लिक करके डाल देना ग्रुप में, अगर किसी को डाउट होगा तो पूछ ले, हाँ सर, ठीक है। है ना? कोई अलग से शीट नहीं मिली ना अपन को ये, इसलिए तो अपन सरफेस केमिस्ट्री की बात करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री ऑब्वियसली बात है, मतलब एक तो एड्सॉर्प्शन पार्ट में, दूसरा थोड़ा सा कैटलिस्ट वगैरह है, और थर्ड मतलब अपन को पता है दैट इज कलर्स पार्ट में। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड, तीनों पार्ट में से कम किसी एक पार्ट से तो एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ये अपन को पता है कि जनरली एक क्वेश्चन तो अपन को मिल ही जाएगा, चाहे इससे मिल जाए या इससे मिल जाए या इससे मिल जाए। इससे मिलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन इन दोनों से एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। कभी कभी तो मैंने देखा कि भाई कोलैड से ही बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, या इनसे क्वेश्चन तो आते हैं सरफेस केमिस्ट्री। एड्सॉर्प्शन वाले पार्ट की बात करते हैं। अब एड्सॉर्प्शन का मतलब हो गया, देखो एक होता है अपन कहेंगे भाई एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया कि मेरे पास एक कंपाउंड है और उसमें सरफेस पे भी पार्टिकल स्टिक हो और अंदर भी पार्टिकल चले जाए, तो कहेंगे अपन एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना? और अगर सिर्फ सरफेस की बात करें तो अपन कहते हैं एड्सॉर्प्शन। मतलब जो एड्सॉर्प्शन होता है वो सरफेस फिनोमेना होता है, इज अ सरफेस, है ना? और जब दोनों ही होते हैं, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, तो अपन इसको कहते हैं, दोनों जब होते हैं तो इसको कहते हैं अपन सॉर्प्शन, वो सॉर्प्शन। अब एड्सॉर्प्शन अगर सरफेस फिनोमेना है तो कैसे, तो अपन कहेंगे देखो भाई किसी चीज पे अगर डस्ट स्टिक हो जाए जाके तो सरफेस फिनोमेना है, किसी पे अपन पेंट कर दें वॉल पे तो वो सरफेस फिनोमेना है, किसी इलेक्ट्रोलाइट पे डिपोजिशन करवा दें तो वो सरफेस फिनोमेना है, किसी प्रेसिपिटेट को कोलाइड में कन्वर्ट करवा दें तो वो प्रेसिपिटेट को कोलाइड में कन्वर्ट करने का मतलब वो कुछ पार्टिकल उस प्रेसिपिटेट को उठा के पानी में ले जाए, वो सरफेस फिनोमेना है। इवन अपन कहेंगे कि फ्लोटेशन मेथड में जो सल्फाइड और थे, जो पोटेशियम जंतेट था अपने पास, वो इन दोनों में कॉमन इफेक्ट होने की वजह से, क्योंकि ये भी इससे रिएक्ट करना चाहता था क्योंकि सल्फर इससे अट्रैक्ट हो रहा था, तो ये थोड़ा कंफ्यूज था कि इससे अट्रैक्ट हो कि इससे अट्रैक्ट हो,
तो वो ये इस पे एब्जॉर्ब हो जा रहा था और ये ऊपर ले जा रहा था उसे, तो वो भी सरफेस फिनोमेना था कि भाई ये कंफ्यूज था कि इससे एब्जॉर्ब होना है या इससे एब्जॉर्ब होना है। तो उस कंफ्यूजन में ये इससे एब्जॉर्ब हो जाता था और ये उसको कलेक्टर जैसे अपन बोल देते थे कि ये फोर्थ बनाएगा भी और इनको कलेक्ट करके ऊपर भी ले जाएगा, क्योंकि ये पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो वो एक तरीके से आप फोर्थ फ्लोटेशन को भी सरफेस फिनोमेना बोल रहे थे। तो जितने भी फिनोमेना जो सरफेस फिनोमेना होंगे वो सारे के सारे एड्सॉर्प्शन, चाहे वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो, मेटल पे आप हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करवा लो, बाद में एल्कीन ऐड करके डीएब्जॉर्ब करवा लो, दैट इज कॉल्ड सरफेस फिनोमेना। तो वो सारे के सारे सरफेस फिनोमेना, चाहे वो अपन कहेंगे कि भाई अपने पास वाटर है, अगर वाटर है तो अपन सबको पता है कि सरफेस वाले पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा होती है, जिसको अपन सरफेस टेंशन के नाम से भी जानते हैं, एज कंपेयर टू जो पार्टिकल अंदर होते हैं, कि वो इक्वली अट्रैक्टेड होते हैं ऑल डायरेक्शन में, उनका रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है। लेकिन जो भी सरफेस के पार्टिकल हैं उनके फोर्सेस कभी जीरो नहीं होते, क्योंकि उनके अट्रैक्शन एक ही तरफ होते हैं, दूसरी तरफ से वो एक्सपोज होते हैं। तो इनको अपना जो इधर से फोर्स बैलेंस नहीं हो रहा है, जो इनकी एनर्जी है इधर से ज्यादा है, तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जो यहाँ अट्रैक्ट उड़ रहे होंगे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके वो एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि एब्जॉर्ब जो करना जो होगा वो एक्सोथर्मिक फिनोमेना, एक तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया ना। अगर वनडरवॉल अट्रैक्शन भी होगा तो अट्रैक्शन मतलब एक्सोथर्मिक। मतलब इस फिनोमेना का अगर अपन ग्राफ भी ड्रॉ करना चाहें तो अपन कहेंगे देख भाई, अगर ये फ्रीली अगर इधर उधर घूम रहा था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो, लेकिन जब वो उसके पास आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। इस टाइप का बॉन्ड अपन को पता है, दोनों में डिस्टेंस जो डिक्रीज होता है, ये उनका मिनिमम डिस्टेंस है। ये पोटेंशियल एनर्जी जो लिबरेट हुई जीरो से कम ना, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। तो जब भी दो पार्टिकल पास आएंगे और उनमें अगर अट्रैक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, उनमें बॉन्ड फॉर्म होगा। और अगर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इट इज अ केमिकल बॉन्ड, थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है तो इट विल बी अ फिजिकल बॉन्ड, ऐसे बन बता। सो डिपेंडिंग ऑन कि भाई फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है या केमिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हम उसको दो पार्ट में डिवाइड भी कर देते हैं, केमिजॉर्प्शन एंड फिजियोजॉर्प्शन। फिजियोजॉर्प्शन मतलब वहां कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा, वो जाके बस ऐसा स्टिक हो जा रहा है, जैसे और डस्ट उड़ते उड़ते वॉल पे स्टिक हो जाता है, रूफ पे स्टिक हो जाता है। अभी डस्ट में तो मास होता है ना, फिर भी रूफ पे स्टिक होता है, वो गिरता क्यों नहीं? उसके ना गिरने का रीजन है क्योंकि वहां वो एक्सोथर्मिक फिनोमेना से जो रूफ के पार्टिकल्स थे उनका एनर्जी ज्यादा था, उन्होंने जो लाइटर डस्ट पार्टिकल होंगे, बड़े डस्ट पार्टिकल थोड़ी स्टिक हो जाते हैं जितना रूफ फ्लोर पे होता है, छोटे छोटे पार्टिकल ऊपर स्टिक होते हैं। पर ऐसे करके निकालेंगे तो फिर को दिखेगा हाँ वहां डस्ट था। तो छोटे पार्टिकल जाके स्टिक हो जाएंगे, वॉल पे ज्यादा स्टिक होते हैं, रूफ पे थोड़ा कम होते हैं, और फ्लोर पे तो ऑब्वियसली बात है, तब तो ग्रेविटेशनल फोर्स बताते हैं, वो अपन को आइडिया है। तो जब भी कोई एड्सॉर्प्शन होगा तो सॉलिड और लिक्विड में एड्सॉर्प्शन होता है, ये अपन को पता है, कोई अपन से डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं पड़ता, अपन को बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर मेरे पास कोई मुझे एड्सॉर्प्शन फिनोमेना बताना है तो पहले मेरे पास एक एड्सॉर्बेंट होना चाहिए। दिस इज अ एड्सॉर्बेंट, ठीक है ना, मेरे पास एक एड्सॉर्बेंट होना चाहिए, तो मैं इसको लिख लेता हूं एड्सॉर्बेंट। और जब मैं बेंट लिखूंगा तो मैं कहूंगा अच्छा ये एक्सेस वाला है, जैसे अपन कहते हैं सॉल्वेंट, एंट मतलब सॉल्वेंट। और जो इस पे आके स्टिक होगा, जो इस सरफेस पे आके स्टिक होगा ना, जैसे ये अपन मान लेते हैं ये सरफेस पे आके स्टिक हो रहा है, ये सरफेस पे आके स्टिक हो रहा है, तो इसको अपन कहेंगे एड्सॉर्बेट, जैसे सल्यूट होता है, इसको अपन स्टॉप एड्सॉर्बेट बोलते हैं। तो एड्सॉर्बेंट वो होता है जिसपे एड्सॉर्प्शन हो रहा है, और एड्सॉर्बेट वो होगा जो जाके स्टिक होगा। तो अगर हम देखेंगे तो एड्सॉर्बेट जैसे कोई भी अगर सॉलिड सरफेस है ना, तो सॉलिड सरफेस पे सभी गैसेस स्टिक होंगे, चाहे वो कोई भी हो।
अगर डस्ट स्टिक हो रहा है तो गैसेस क्यों नहीं? डस्ट स्टिक हो रहा है मतलब ये कि भाई इसका मतलब तो ये हो गया कि कोई भी सॉलिड है उसका एड्सॉर्प्शन फिनोमेना होगा ही होगा। किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। तो जो एड्सॉर्बेंट होते हैं ना, वो एड्सॉर्बेंट अपन कहते हैं, जो एड्सॉर्बेंट होते हैं, तो जैसे अच्छा एड्सॉर्बेंट वो होगा जो गैसेस या लिक्विड को ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाता होगा। तो अपन कहेंगे उनको ना जितना ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज होगा उतना अच्छा एड्सॉर्बेंट होगा, ज्यादा अमाउंट एब्जॉर्ब होगा ना उस पर। तो पोरस टाइप के सब्सटेंस ले लेने चाहिए, जैसे चारकोल है, सिलिका जेल है, ये तो अपन क्रोमेटोग्राफी में भी यूज करते हैं। एल्यूमिना है, ये भी क्रोमेटोग्राफी में यूज करने का रीजन वही है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है। क्ले भी यूज करते हैं अपन, और इस टाइप के अपन एड्सॉर्बेट यूज ज्यादा करेंगे जो पोरस हो, जिनका सरफेस एरिया ज्यादा होता होगा, जिनके अंदर भी पोर्स होते हैं तो वहां भी गैस जाके स्टिक हो सकता है। एड्सॉर्बेट वी कैन से दैट ऑल सब्सटेंस कैन शो एड्सॉर्बेट। मोस्टली जो होता है जैसे Cl2 है, H2 है, H2 है, लाइक दैट ना, और एनी सब्सटेंस ना, एनी सॉलिड पार्टिकल्स, एनी पार्टिकल, they will show they can be used as an adsorbent। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर सरफेस फिनोमेना होगा तो एड्सॉर्प्शन होगा। एड्सॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना है, और एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेना है, मतलब सरफेस के साथ साथ अंदर भी एब्जॉर्ब होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपन कहते हैं इवेपोरेशन सरफेस से ही होता है, बस वेपराइजेशन सरफेस से भी होगा और बल्क में अंदर से भी होगा। तो अगर अंदर भी कोई, जैसे अपन कहेंगे कि भाई कपड़े, किसी कपड़े में अगर पानी को साफ करते हैं कपड़े से, तो पानी कपड़े के अंदर भी जाएगा और सरफेस पे भी रहेगा, वो भी गिरा रहेगा, तो अपन कहेंगे वो एब्जॉर्प्शन हो। लेकिन अगर अपन उसी कपड़े से डस्टिंग करें, डस्ट को साफ करें, तो फिर वो डस्ट सिर्फ सरफेस पे स्टिक होगा, अंदर नहीं जाएगा, तो सरफेस फिनोमेना होगा। यही होता है एब्जॉर्प्शन। इसका कोई थर्मोडायनेमिक्स चेक करते हैं। अगर अपन चेक करेंगे थर्मोडायनेमिक्स तो फिर कहेंगे ठीक है भाई, देखने से लग रहा है अपन को कि डेल्टा एच नेगेटिव। किसी का भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तो अपन को इससे पढ़ना होगा। अपन को पता है ये पूरा केमिस्ट्री है अपने आप में, बस अपन पढ़ते नहीं है, अपन उसको सिर्फ डेल्टा एच और टी डेल्टा एच से कैलकुलेशन करते हैं, अपन पढ़ते नहीं है कि आयनिक भी पढ़े इससे, केमिकल भी पढ़े इससे, वरना अपने आप में पूरी केमिस्ट्री है। अपन तो ये कहते हैं कि भाई डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि बॉन्ड बनेंगे, स्टिक होगा तो। और डेल्टा एस जो है वो, डेल्टा एस जो है वो कम होगा, क्यों? डेल्टा एस कम क्यों होगा? क्योंकि स्टिक होगा तो रैंडमनेस कम होगा सरफेस पर। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। बट फॉर ऑल एड्सॉर्प्शन फिनोमेना डेल्टा जी इज नेगेटिव ऑलवेज, ऑलवेज। क्योंकि मैंने तो नहीं किया था, मतलब मैंने डेल्टा जी नेगेटिव इसलिए कहा अगर एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो नेगेटिव, बिकॉज जो डस्ट होता है वो रूफ पे अपने आप स्टिक होता है, हम नहीं करते। वॉल पे डस्ट अपने आप चिपकता है, हम नहीं चिपकाते। मतलब जो एड्सॉर्प्शन है वो अपने आप होने वाला फिनोमेना है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना, वो स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, वो अपने आप होने वाला फिनोमेना है, हम नहीं करते। और जो फिनोमेना अपने आप होंगे उनके लिए डेल्टा जी नेगेटिव। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो फिर इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? तो हम कहेंगे हमें कोई मतलब, हमें उसे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो हम ये जस्टिफाई कर देंगे कि ये टी डेल्टा एस वाला वैल्यू जो है ना,
ये डेल्टा एच नेगेटिव है तो पॉजिटिव तो आता होगा ओवरऑल, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव में मैग्नीट्यूड में ज्यादा बड़ा है इससे, टी डेल्टा एच। सो अपन बता सकते हैं इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, तो अपन बता देंगे डेल्टा जी नेगेटिव आएगा इसमें, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है इससे, और ये अपन बता देंगे, या फिर अपन कहेंगे नेगेटिव में है ये। अगर आप मॉड नहीं लगाना चाहते तो आप बोल सकते हो डेल्टा एच वो नेगेटिव में जो होगा, क्योंकि इट इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना। अगर ये नेगेटिव में -5 है और ये टोटल मान लेते हैं अपन की, वो मल्टीप्लाई करने के बाद 3 आया अपने पास, तो अपने पास नेगेटिव मतलब मैग्नीट्यूड वाइज अगर अपन बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है इससे, अपन वहां माइनस साइन लगाएंगे तो अपन को पता है ओवरऑल नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एड्सॉर्प्शन फिनोमेना अपने आप होता है, हम नहीं करते। सो हमेशा अपन कहेंगे डेल्टा जी, अगर कोई सरफेस फिनोमेना हो रहा है तो उसके लिए डेल्टा जी अपन नेगेटिव बताएंगे। ये इसका थर्मोडायनेमिक्स है। अब अपन कहेंगे देखो भाई, डिपेंडिंग ऑन द नेचर, क्योंकि अब अपन कहेंगे सभी के लिए, आपने ऑलवेज लिख दिया सभी के लिए, तो अपन कहेंगे देखो एक तो सरफेस पे भी हो सकता है, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्प्शन हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड द केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो सर बोलो। सर एब्जॉर्प्शन में भी मतलब डेल्टा एच नेगेटिव और ये सेम ही चीज रहेगा? डेल्टा एच, हाँ बिल्कुल, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ एड्सॉर्प्शन। सर लेकिन एब्जॉर्प्शन में वो डेल्टा एच वाला पार्ट समझा नहीं, मतलब वहां पे बॉन्ड तो नहीं बन रहा है ना, एब्जॉर्प्शन हो रहा है तभी। अगर बॉन्ड नहीं बन रहा है तो एड्सॉर्प्शन में भी अगर आप देखो तो अट्रैक्शन तो हो रहा है ना, तो नेगेटिव, अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो इट इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना। अच्छा, तो एब्जॉर्प्शन में भी अट्रैक्शन ही है? ऑब्वियसली इट इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन, वो तो और बहुत ज्यादा होगा। हाँ ठीक है सर, उसमें समझ। एड्सॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों होंगे, हाँ हाँ वो हाँ तो हाँ सर, बहुत समझा। ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, तो अपन कहेंगे देखो भाई, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्प्शन हम इसमें पढ़ सकते हैं, दैट इज केमिसॉर्प्शन एंड फिजिसॉर्प्शन। तो ठीक है, इनका डिफरेंस लिख लेते हैं अपन। डिफरेंस ये से पूछ सकते हैं, ये वाला पार्ट हटा रहा हूं फिर मैं, इसमें अपन को इतना ही चाहिए था। थोड़ा सा फैक्टर्स लिखेंगे अपन, व्हाट आर द फैक्टर्स जिसके ऊपर डिपेंड करेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग ना, वो चेक कर लेंगे अपन। अब अगर अपन केमिसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन की बात करें, तो अपन लिख लेते हैं व्हाट इज फिजिसॉर्प्शन, अपन डिफरेंस जैसे ही पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, और इसमें केमिसॉर्प्शन लिख लेते हैं। तो वैसे तो अपन को अच्छे से पता है कि दोनों में कैसे अपन बता सकते हैं, क्वेश्चन कोई भी आए। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन को पता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस आर फॉर्म, वंडरवॉल्स फोर्सेस आर इनवॉल्व, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म, बॉन्ड्स आर राइट ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन को एक बात अच्छे से पता है, जब अपन केमिसॉर्प्शन और ये पढ़ेंगे तो आप अज्यूम कर लो कि आप केमिसॉर्प्शन फिजियोसॉर्प्शन मतलब डस्टिंग, आप घर में डस्टिंग सफाई कर रहे हो कपड़े से, ठीक है, आप ये अज्यूम कर लो कि यार मैं सफाई कर रहा हूं कपड़े से, और केमिसॉर्प्शन में लिखूंगा मैं कि आप किसी क्लोथ का कलर कर रहे हो,
तो कलरिंग ऑफ क्लोथ्स अपन ऐसे लिख लेते हैं कि अगर मुझे किसी कपड़े को कलर बनाना है, मेरे पास व्हाइट कपड़ा दे दिया आपने, मुझे उसमें कलर करना है, तो मुझे क्या सोचना पड़ेगा? तो उसके हिसाब से मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। तो जब अपन डस्टिंग करते हैं तो उसमें मतलब एक मतलब जो पार्टिकल्स आते हैं स्टिक हो जाते हैं, एक्सोथर्मिक फिनोमेना होगा। तो इसमें अपन कहेंगे जो एंथैल्पी होती है वो काफी कम होती है। एंथैल्पी डेल्टा एच ना, दैट इज नेगेटिव 20 to 40 किलो जूल्स होगा। इसमें अगर अपन एंथैल्पी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, एंथैल्पी काफी ज्यादा होगा, वो भी नेगेटिव है, लेकिन ये 80 to 240 किलो जूल्स होगा, मतलब जैसे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में होता है पर वो काफी ज्यादा होगा। इधर अपन बात करेंगे डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस, अपन बता सकते हैं कि भाई बहुत ज्यादा होगा एंथैल्पी। अब जब अपन डस्ट करते हैं तो अपन क्या करता है कि वहां पर वीक वंडरफुल फोर्सेस होते हैं, तो उसमें अपन क्या करता है, डस्टिंग ऐसे नहीं करते अपन, एक बार डस्टिंग किया कपड़े से, उसके बाद फिर हटा दिया, फिर डस्टिंग किया, फिर हटा दिया, फिर डस्टिंग किया, ऐसे नहीं करते। हम क्या करते हैं, इधर भी सफाई करेंगे, थोड़ा इधर भी सफाई करेंगे, थोड़ा इधर भी। जब उसमें अपन को लगता है यार अब सफाई करना उसने बंद कर दिया, तो अपन हटा देते हैं उसको। इसका मतलब मल्टी लेयर्स कैन बी फॉर्म, मैं यहाँ भी सफाई कर सकता हूँ, फिर यहाँ भी किया, फिर यहाँ भी किया, तो उसमें लेयर्स बन रहे होंगे, तो मल्टी लेयर कैन बी फॉर्म ऑफ एडसॉर्बेंट इस फॉर्म, और कैन बी फॉर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें मोनोलेयर होता है, क्योंकि अपन ऐसे नहीं करते ना, पहले ग्रीन कलर करते हैं, फिर रेड कलर करते हैं, फिर उसके बाद ब्लैक करेंगे। जो कलर करना है एक ही कलर करेंगे। इसको लिखेंगे अपन कि ये रिवर्सिबल होगा, क्योंकि अगर अपन कपड़े से सफाई करते हैं तो सफाई करते करते फिर अपन जब नहीं स्टिक होता है तो उसको ऐसे चढ़ा देते हैं, तो वो गिर जाता है नीचे, फिर अपन सफाई करते हैं, तो उसको कहते हैं अपन रिवर्सिबल। लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि अपन ने चढ़ा दिया तो कलर ही गिर गया, है ना, तो ये इरिवर्सिबल है। एक बार आपने कलर कर दिया तो वही कलर रहेगा। फिर अपन कहेंगे कि इस केस में और जो अपन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई अब अपन थोड़ा केमिकल की बात कर लें। अगर अपन टेम्परेचर की बात करें और प्रेशर की बात करें तो देख भाई, अगर रूम में प्रेशर ज्यादा होगा तो पार्टिकल ज्यादा स्टिक होंगे, प्रेशर कम होगा तो वो स्टिक कम होंगे तो गिर जाएंगे। बहुत सारी चीजें अर्थ पे इसलिए स्टिक हैं क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज्यादा होता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से पूरा अर्थ पे सब कुछ जमा हुआ है। अगर प्रेशर ना हो तो सब बिखर जाएगा। तो अगर रूम में प्रेशर ज्यादा है तो स्टिक भी ज्यादा होता है, तो प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो इसमें मैं कहूंगा एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसमें भी अपन कहेंगे एड्सॉर्प्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो पार्टिकल ज्यादा स्टिक होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर अपन टेम्परेचर की बात करें तो अपन को एक बात पता है कि देख, अगर मान लो मेरे पास कपड़ा था, उसमें सिर्फ वीक वंडरवल फोर्सेस थे, वो इजीली गिर भी सकते नीचे। अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होगा। जिस फोर्स से मान लो वो जिस फोर्स से वो अट्रैक्टेड है 20 किलो जूल से अट्रैक्टेड है, अगर टेम्परेचर अपन इतना बढ़ा दें कि 20 किलो जूल हो जाए, वो नीचे गिरना शुरू हो, क्योंकि उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस बॉन्ड से वो फोर्स एक दूसरे से अट्रैक्टेड थे, उतना टेम्परेचर अगर दोगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा उनके बीच में। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन कम होगा। सो एब्जॉर्प्शन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इफेक्ट अगर अपन चेक करेंगे
तो मैं एड्सॉर्प्शन और टेम्परेचर को अगर लिखूंगा तो मैं ऐसे बताऊंगा, व्हाई नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो अपन कहेंगे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ऐसा नहीं होगा कि एड्सॉर्प्शन हो गई है, कुछ तो है। और इनिशियली अपन कहेंगे, इनिशियली क्या होगा ना कि धीरे धीरे जब अपन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे होंगे ना शुरू में, तो एकदम से ऐसा नहीं होता कि टेम्परेचर बढ़ाओ एड्सॉर्प्शन कम, टेम्परेचर बढ़ाओ एड्सॉर्प्शन कम। शुरू में क्या होगा, जब आप शुरू में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, आप टेम्परेचर को अगर थोड़ा ज्यादा भी बढ़ाओगे तो कम ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब वो ये काफी दूर हो गया, उसके बाद थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो हट जाए। तो वो एकदम से वैसे नहीं आना चाहिए स्ट्रेट लाइन, इट शुड बी इन अ कर्व। अगर अपन केमी एब्जॉर्प्शन की बात करें टेम्परेचर, तो देयर इज केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स। और अगर केमिकल बॉन्ड्स होंगे तो ऑब्वियसली बात है, वी नो दैट नेग्लिजिबल डिपेंडेंस ऑन energy of activation. It will be highly dependent on energy of activation. Highly depend on energy of activation. अपन सबको पता है कि ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा जिसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं होगा। Highly depend on energy of activation. अगर केमिकल बॉन्ड है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पे डिपेंड करेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एड्सॉर्प्शन और टेम्परेचर की बात करूं तो केमिकल रिएक्शन में तो ऐसे होता है ना, इट्स एक्सोथर्मिक फिनोमेना भी ना होता है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगा, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होने का मतलब है रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। तो इनिशियली तो मैं यही कहूंगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम। तो इनिशियली इट विल इंक्रीज, बट एज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, क्योंकि ये कम होता जाएगा एट डिफरेंट टेम्परेचर, ये T1 है, ये T2 है, T2 ग्रेटर देन T1 है, वी नो दैट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो जब वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो फिर अपन कहेंगे उसको, फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ऐसे वैसे भी अपन को पता है, अपन कलरिंग ऑफ जो क्लोथ्स अपन ऐसे कलरिंग करते हैं ना, तो अगर आपने कलर वैसे देखा नहीं होगा, बट वो उसको क्या करते हैं, कलर को पहले ना बॉईल करते हैं, उसमें एलम डालते हैं, बॉईल करते हैं पानी को, फिर कलर डाल के कपड़ा डालते हैं। उसको बॉईल करने का रीजन ये है कि वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, अच्छा क्लोथिंग, अच्छा कलरिंग के लिए क्लोथ्स के, वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज। तो वी आर एबल टू टेल कि भाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और टेम्परेचर और एड्सॉर्प्शन का क्या कैसे अपन को बताना है, देखो। सर बोलो। सर आपने बोला कि एनर्जी ऑफ एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो कैसे होगा सर? बिल्कुल कहा मैंने भाई, एक पॉइंट आएगा ना, जैसे देखना अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो गया, टेम्परेचर बढ़ाया, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो गया, अब तो टेम्परेचर बढ़ाया, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और कम हो गया, अब तो इंडिपेंडेंट हो गया ना भाई। अपन को एक बात पता है, अगर आप कोई केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं और अगर टेम्परेचर बढ़ाने से ये फेवरेबल कंडीशन है, तो इतना टेम्परेचर तो मत बढ़ाओ ना कि इसका जितना बॉन्ड एनर्जी है उससे ज्यादा टेम्परेचर कर दे। बस सिस्टम में उतना एनर्जी ना दे देना कि इसके बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा हो। बनेगा कैसे बताओ, समझ में आया ना? सिस्टम में अगर वो बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी देंगे तो फिर क्या होगा, वो समझा नहीं।
फिर तो वो स्टिक बॉन्ड ही नहीं बनेगा, तो स्टिक होगा ही नहीं क्लोज। आपने कहा कि आप किसी को स्टिक कर रहे हो तो स्टिक करने से 2 किलो जूल्स एनर्जी लिबरेट हो रही है। हाँ अपन कहेंगे कि अगर मान लो अपन इसको 2 किलो जूल एनर्जी से ज्यादा एनर्जी दे दें तो इनके बीच में अट्रैक्शन की एनर्जी है 2 किलो जूल्स, तो इनको ब्रेक करने की एनर्जी कितनी होगी 2 किलो जूल्स, और मैंने 2 किलो जूल एनर्जी ज्यादा दे रखा है 2 किलो जूल से, तो क्या होगा तो उनका बन के bond- फिर ब्रेक हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है सर, समझा। ठीक है ना, तो उतना एनर्जी नहीं देना चाहिए ना कि इससे कि बॉन्ड ही ब्रेक हो जाए। तो मेरे ख्याल से दिस इज अबाउट दैट पार्ट व्हाट वी रिक्वायर। एनर्जी इवैक्यूएशन से मल्टीलेयर रिवर्सिबल, और सबसे अच्छा तरीका मुझे यही लगता है कि डस्टिंग कर रहा हूं तो क्या क्या फैक्टर्स होंगे, और कलरिंग ऑफ क्लोथ्स करूंगा तो क्या क्या फैक्टर्स होंगे। दीज आर द फैक्टर्स। दिस इज केमीज ऑप्शन एंड फिजिक्स ऑप्शन, है ना। अब अपन आगे चेक कर सकते हैं द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द एडसॉर्प्शन फिनोमेना। अभी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एडसॉर्प्शन फिनोमेना को अफेक्ट करें। फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन। तो एक तो अपन कहेंगे, देख भाई, नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट ना, नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट को ना पोरस होना चाहिए, और पोरस या फिर एंड लार्ज सरफेस एरिया। अगर लार्ज सरफेस एरिया होगा और पोरस होगा तो ज्यादा अच्छा एडसॉर्बेंट है, वो ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा एडसॉर्प्शन। जो अपन ने लिखे थे वही होगा, सिलिका जेल हो गया, एल्यूमिना हो गया, चारकोल हो गया, एक्सेट्रा। क्ले लिखेंगे, लाइक दैट वी कैन राइट ऑब्वियसली। अपन को पता है, एक बार मान लो मेरे पास वाटर वेपर्स है, वाटर है, तो अगर इसका एडसॉर्प्शन करना है तो थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन एक होता है कि भाई इसका एब्जॉर्प्शन करना है। जब एब्जॉर्प्शन करना है तो भाई अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करो, एनहाइड्रस CaCl2 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। लेकिन अगर सिर्फ मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्प्शन मतलब मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन, तो फिर सिलिका चल चलेगा। थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन करना है, जैसे आपने देखा होगा ना, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में छोटा सा बैग पड़ा होता है, सिलिका चल, ताकि मॉइस्चर ना जाए। अब तो शूज में भी डाल देते हैं, लेदर शूज, ताकि वो मॉइस्चर ना जा पाए। उसमें मॉइस्चर जाएगा तो स्मेल आएगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जाएगा। नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट है तो नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट भी होगी। नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट में अपन क्या कहेंगे, देखिए, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन ना, एडसॉर्प्शन is directly proportional to value of A, Van der Waals constant। जिसके लिए वैल्यू ऑफ ए ज्यादा होगा उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। ये अपन टीसी से भी बता सकते हैं। अगर वैल्यू ऑफ ए ज्यादा होगा तो टीसी भी ज्यादा होता है, और टीसी ज्यादा होता है तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होता है, क्योंकि ईज ऑफ लिक्विफिकेशन होता है, उनमें पार्टिकल में इंटरेक्शन ज्यादा। जिसका वैल्यू ऑफ ए ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजनस गैस ऑन चारकोल। अपन को पता है जहां पॉइजनस गैसेस होता है वहां चारकोल मास्क लगा के जाते हैं। सोल्जर्स भी देखा होगा आपने, मूवीज वगैरह में देखा होगा, मास्क, चारकोल मास्क।
तो क्या उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं होता होगा जो एयर में प्रेजेंट है? होता होगा ना, क्यों नहीं? एब्जॉर्प्शन मतलब चैप्टर को ये थोड़ी पता अच्छा नाइट्रोजन तुम साइड में आओ, वो तो सब एब्जॉर्ब होता है। लेकिन मोस्टली वो कौन से गैसेस के लिए यूज करते हैं? क्लोरीन गैस, सच एज क्लोरीन गैस हो गया, मार्स गैस हो गया, जो पॉइजनस गैसेस होते हैं वो हैवी होते हैं एज कंपेयर टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अगर इसका सरफेस एरिया बड़ा होगा तो ए का वैल्यू बड़ा होगा, और ए का वैल्यू बड़ा होगा तो ये क्या करेगा? उसको रिप्लेस करके खुद एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा एब्जॉर्प्शन है N2 और O2 से इसका चारकोल पे, तो फिर ये राइट ना। तो इस टाइप के गैसेस जो होते हैं NO2 गैसेस हैं, तो एक्सेट्रा, ये केमी एब्जॉर्प्शन है। हाँ, है ना, फिजियो एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि उसने उसको रिप्लेस किया, ये खुद स्टिक हो गया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अपन कहेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ H2 ऑन Ni सरफेस। बिल्कुल अपन क्या करता है, हाई प्रेशर पे निकल को, प्लेटिनम पैलेडियम या निकल के सरफेस पे हाई प्रेशर पे H2 को एब्जॉर्ब करवा, केमिसॉर्प्शन, ये केमिसॉर्प्शन। ठीक है, जिसका एब्जॉर्प्शन या तो इसमें क्योंकि हाई प्रेशर होता है इसलिए एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें अपने आप होता है। वो मास्क के ऊपर ये थोड़ी बोलते हैं पॉइजनस गैस को चलो स्टिक हो मास्क पे, हम तो उसको इनहेल करते हैं, तो जो पॉइजनस गैस होता है वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन हट के अपने अंदर आ जाता है और वो क्लोरीन वहीं स्टिक हो जाता है, क्योंकि वो उसका टेंडेंसी होगा डिस्प्लेस करने का Cl2 और N2 लाइक दैट। दैट इज नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन। हमें सीधा सीधा पता है कि अगर कोई गैस पूछेंगे तो अपन ए के वैल्यू से बता दें, अपन को ए का वैल्यू गिवन होना चाहिए या फिर अपन को पता होना चाहिए कि कैसे अपन ए का वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। अगर दोनों ही नॉन पोलर है, जैसे Cl2 और N2 था, अपन को पता है इसका साइज छोटा है इसका साइज बड़ा, दोनों ही नॉन पोलर है, तो जिसका साइज बड़ा होगा उसका ए का वैल्यू ज्यादा। दैट इज नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं, जिसमें अपन को आइसोटोप वगैरह, वैसे प्रेशर का इफेक्ट तो अपन और भी पढ़ चुके हैं, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में अपन रुक जाते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। यहाँ पर रुक जाते हैं, इससे कंटिन्यू कर लेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर वो आइसोटोप वगैरह भी पढ़ा, तो यही ठीक है, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू। चलो बंद हो। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर।